अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। आई नो किस्त जो है वो बहुत लेट हो चुकी है, बट इट्स ओके। जो अभी पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ लें, बाकी सब उठ के पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। और इंशाल्लाह रूटीन पर सेट मतलब वापस आएंगे रूटीन पर हम। और अभी बस ना कुछ दिन लंबे हो जाए ना, तो बस फिर ठीक हो जाएंगे मामलात सारे। और दिन जितने छोटे छोटे से हैं पता भी नहीं चलता है दिन किधर गया। तो वो बस ना मुझसे उस तरह नहीं लिखा जा रहा रेगुलरली, ठीक है। आई नो आप लोगों का भी बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है। सलाम भैया आप लोगों को जो अभी तक इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही रूटीन रहे। इतने लंबे इंतज़ार के बाद आपको एपिसोड दी जाए। आई विल ट्राई कि मैं एपिसोड जो है वो वही बात है कि क्यों दिन छोटे हैं तो मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल कर एपिसोड लिखना, ठीक है। इंशाल्लाह आगे जो है वो जब दिन लंबे होंगे तो टाइम ज़्यादा निकल आया करेगा लिखने के लिए। तो जनाब अब फिर आप लोगों को पता ही है मेरे बहाने और मेरी मजबूरियाँ आप लोग जानते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। और अब मेरे ख्याल से हम अपने तरले मिनटों में वापस आते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और अब मैं मज़ीद आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। ऑलरेडी 1:30 हो चुका है। सो लेट्स को हम अपनी एपिसोड पढ़ते हैं। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 62। फरवरी का वस्त चल रहा था। सर्दी का जोर खासा टूट चुका था। हाँ, मगर रात के वक्त सर्दी फिर भी अपने जोबन पर ही रहती थी। और अगर जो बारिश हो जाती तो फिर तो मानो सर्दी की इंतहा हो जाती। आज भी एक वैसी ही शाम वादी कलाम पर उतरी थी। आज सुबह से ही बारिश वक्फे वक्फे से जारी थी, जिसने एक दफ़ा फिर से सबको ठठरने पर मजबूर कर दिया। आसमान पर गहरे सुरमई बादल सर्द हवाओं के दोष पर लहरा रहे थे। सफ़ेद महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर नस्ब सुनहरी बल्बों से निकलती पीली जर्द रोशनियां भीगे लॉन को अपने लपेट में ले चुकी थी। क्यान के अकीके को गुजरे आज 5 दिन हो चुके थे, और इन 5 दिनों में आमिर और आयला के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। आमिर और शिजा की अब भी वही रूटीन थी। दोनों सुबह एक साथ काम के लिए निकलते और शाम में उनकी वापसी भी एक साथ ही होती थी। और इस दौरान अगर जो शिजा को किसी सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता तो वो आमिर की अजाफी ड्यूटी थी, जिसे वो बहुत खुश उसलूबी से निभाता भी था। इस सबसे बेनियाज कि उसकी ये मेहमान नवाजी इसके और आयला के रिश्ते को किस तरह खोखला कर रही है। ऐसे में आयला ने भी इस बात पर कुड़ना नहीं छोड़ा था। सवाल ही पैदा नहीं होता था इन दोनों का जो भी ताल्लुक़ रहा हो, मोहब्बत हो या फिर गुस्सा हो, मगर किसी तीसरे की गुंजाइश इसमें कभी नहीं निकली थी और ना ही ऐसा होना चाहिए था। मगर अब आमिर अफरीदी ने उस शिज़ा को उनके दरमियान ला कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और इसके लिए आयला उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। सोने पर सुहागा दोनों की कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर थी। ना कोई बात करते, ना किसी तरह के जज्बात का तबादला करते। शिकवे शिकायत तो हर गुजरते दिन बढ़ते ही जा रहे थे, और कोई तीसरा चुपचाप इस सबसे फ़ायदा उठा रहा था। गलत तीसरे के कुछ भी करने की जरूरत तब तक नहीं हो सकती जब तक पहला या दूसरा फरीक उसे ऐसा करने का मार्जिन नहीं देता। और आयला और आमिर के केस में शिजा को ये मौके वो दोनों ही बारी बारी फराहम कर रहे थे। आयला आमिर को खुद से बदगुमान करके और आमिर मेहमान नवाजी के चक्करों में शिजा को मजीद सर चढ़ाकर। गाड़ी का हॉर्न खामोश फिजा में गूंजा तो सुनहरी रोशनियों ने कदर चौंक कर अपने बाएं जानिब देखा था, जहाँ बैरूनी बंद दरवाजे के पार से ये आवाज़ आई थी, जबकि लोहे के बंद दरवाजे के पार का मंजर कुछ यूँ था। सामने खड़ी सफ़ेद लेटेस्ट मॉडल की भीगी गाड़ी देख पावर्दी मुलाजिम फ़ौरन से माथे तक हाथ ले जाता। सलाम करने के बाद पूरी मुस्तैदी से अफरीदी विला का मरकज़ी दरवाज़ा खोलने को दौड़ा था। दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही खामोश फिजा में गाड़ी जन से अंदर दाखिल होती भीगी पथरीली रवश पर आकर रुकी थी, जहाँ कुछ और गाड़ियाँ भी एक कतार में खड़ी थीं। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि फ्रंट डोर खुला और गहरे जामनी रंग के मॉडर्न तर्ज के सूट में मलबूस शिजा बाहर निकलती नजर आई थी। सफ़ेद ओवरकोट बाजू पर डाले और सफ़ेद ही शोल्डर बैग कंधों पर डाले वो खासी खासी थकी थकी सी मालूम हो रही थी। बाकी कसर फ्लू से सुर्ख पड़ते नाक और हल्के हल्के बुखार ने पूरी कर रखी थी। अपने ही ध्यान में चलती वो बिना यहाँ वहाँ देखे एनेक्सी का ग्लास डोर धकेलते अंदर गायब हो गई। अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे होंगे कि ड्राइविंग डोर खोलता वो भी बाहर निकल आया। स्याह पैंट और हमरंग शर्ट पर कैमल ब्राउन कलर के फॉर्मल कोट पहने वो बिलाशुबा बहुत हैंडसम और मसरूफ़ लग रहा था।
हेयर मूछ से बाल पीछे को सेट किए, कीमती घड़ी से और चमकते बूट, हर शय एक से बढ़कर एक लग रही थी। मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाए, सब्जी माइल पुरसोच आंखें हाथ में थामी गाड़ी की चाबी पर टिकाए, वो किसी से बात कर रहा था। बाहर निकलते, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते और फिर मुड़ने तक सब नॉर्मल था, मगर फिर बेध्यानी से सामने देखते उसकी सब्ज आंखें बैरूनी दरवाजे से नजर आने वाले उस मंजर पर जम गई थी, बिल्कुल साकत। शायद खड़ा वो सामने देखने लगा। दरवाज़ा भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ था। आधी खुली दर से बाहर का मंजर आमिर अफरीदी की आंखों में मिर्ची से भर गया था। जहाँ कोई और नहीं बल्कि आयला खड़ी थी, जो रंग के अनारकली फ्रॉक में मलबूस सलीके से किए गए मेकअप के साथ। वो कोई और नहीं, 100% आयला ही थी। वो उसने स्किन कलर के शॉल से चेहरा ढांप रखा था, जो कि उसके खूबसूरत वजूद को छुपाने में बुरी तरह फेल थी। उसके चौड़े माथे पर बल पड़े थे। उसकी नज़रें इस मंजर से हटने से आ रही थी। वो क्या बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, वो सब भूल चुका था। मोबाइल फ़ोन पर उसकी गिरफ्त सख्त तरीन हुई थी। जबड़े भीन चुके थे और हर गुजरते पल उसका वजूद अनदेखी आग की लिपटों में आ चुका था। वो कहाँ था, क्या कर रहा था, वो सब अहम था ही नहीं, मगर जो वो देख रहा था वो अहम था, बेहद अहम। सामने सजा सवरा आयला का वजूद आमिर अफरीदी के लिए अहम तरीन होता भी क्यों ना, जब वो किसी और की नज़रों के हिसार में भी था। वो स्याह रंग की गाड़ी थी और जिसके फ्रंट डोर पर झुकी आयला किसी को मुस्कुरा मुस्कुरा कर शुक्रिया कह रही थी। वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, वो तो बस इसके मुस्कुराते हिलते लब और बायां हाथ देख रही थी, जबकि जहन जहन की खाली तारीख स्क्रीन पर कोई मंजर पूरी शान से रोनुमा हुआ था। शिज़ा से दूर रहो आमिर अफरीदी, क्योंकि अगर मैंने ये गेम्स खेलनी शुरू कर दी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जवाबन में जो कोई भी था वो भी उसकी बीवी को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था, बोल रहा था, कुछ कह रहा था, मगर वो तो कुछ और ही सोच रहा था। शिजा से दूर रहो आमिर अफरीदी, क्योंकि अगर मैंने ये गेम्स खेलनी शुरू कर दी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूर कहीं आयला की धमकी याद आई थी। आमिर अफरीदी का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। उससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर वह तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक स्याह गाड़ी चली नहीं गई। कॉल कट गई। हेलो हेलो के बदले गहरी खामोशी मिलने पर यह तो होना ही था। आमिर का मोबाइल फ़ोन थामा, हाथ नीचे गिरा। पाबंदर आ रही थी। पाबंदी मुलाजिम भी आला को देख रुक गया था। शायद यही वजह थी कि वो अब खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होती नजर आई थी, मगर सामने ही पत्थर का मुजस्मा बने अपने शोहर को देख वो ठटकी थी, रुकी थी, मगर फिर नागवारी और नाराज़गी के तासुरात चेहरे पर छाए आगे बढ़ी। इरादा इस नमक के मुजस्समे से पास गुजर जाने का था, क्योंकि नेक्सी की जानब जाती पथरीली रवश के सिरे पर वो खड़ा था। लॉन अगर भीगा ना होता तो वो कभी भी आमिर अफरीदी के यूं करीब से गुजरने को तरजीह ना देती, मगर अब वो मजबूर थी। वो उसके करीब जा रही थी और आमिर अफरीदी के वजूद से उठती परफ्यूम की तेज़ खुशबू ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। क्या था ये सब? वो इसके करीब से गुजर कर जाने ही लगी थी कि आमिर अफरीदी से कोने से थाम इसके कान में झुका, एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। उसके लहजे की घुर्राहट और चेहरे की सुर्खी ने आयला को चौंका दिया था। क्या क्या ओह, वो सवाल पूछते पूछते रुकी थी। इसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। चेहरे पर एकदम ही एक तरफा इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट उभरी थी। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसने आमिर को उसी का जवाब लौटाया था। अगर उसके जवाब और अंदाज पर आमिर को तो गोया आग ही लग गई थी। उसने अपने बाजू आमिर से छुड़वाना चाहा था, मगर मुकाबले की गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी। वो नीड टू टॉक, ये चार अंग्रेज़ी के लफ्ज़ अदा करता, वो अपने साथ घसीटने किसी अंदाज में खींचता। अनेक्सी की जानिब बढ़ा था। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी है ये। उसने अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, मगर मुकाबले का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनेक्सी का ग्लास डोर धकेल कर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी महीन बेगम और शिज़ा दोनों ही परेशानी से बैठे से उठ खड़ी हुई थी। ये सब क्या है आमिर और आयला? अम्मा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी बहू का दिमाग दुरुस्त होने वाला है। वो महीन बेगम को बहुत कम टोकता था, वो भी तब जब वो शदीद तरीन गुस्से में होता। इस वक्त भी वो उसके चेहरे के तसुरात और इस तरह भी कैफियत से समझ गई थी कि इस वक्त वो वाकई ही किसी की भी नहीं सुनेगा। सो वो चुप कर गई। अम्मा मेरी, आयला ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही आमिर अफरीदी सीढ़ियाँ चढ़ गया। पीछे ही वो भी महीन बेगम को आस भरी नज़रों से देखती रही, मगर बेसुध।
पप्पू मैं देखूँ इन्हें नहीं, इन दोनों का आपसी मामला है, उन्हें खुद ही हल करने दो। शिजदा जो कि नहायत बेचैनी से इन दोनों को एक रूम में बंद होता देख रही थी, परेशानी से बोल उठी। इससे पिछले दिनों की अपनी सारी मेहनत ज़ाया होती नजर आ रही थी। मगर माइन बेगम के दो टोक अंदाज और संजीदा तसुरात देख वो नाचार कलस्ती वहीं अपनी छोड़ी गई जगह पर बैठने पर मजबूर हो गई थी, जबकि सीढ़ियों के ऊपर बने आमिर और आयला के रूम का मंजर कुछ यूँ था। आमिर अफरीदी से बैठ के जानिब धक्का देता खुद अब अपने वजूद से कोट उतार रहा था। पूरे रूम में फनूस से निकलती सफ़ेद रोशनियाँ बिखरी पड़ी थी। तुम तुम क्या पागल हो गए हो? अपनी गोनी दबाते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। शॉल इसके वजूद से उतरती ज़मीन बोस हो चुकी थी और वो खुद इस वक्त रंग की अनारकली फ्रॉक में मलबूस बेहद खूबसूरत लग रही थी। लंबे भूरे बाल ढीले से चूड़े में बंधे थे, कुछ लटें खूबसूरत मेकअप से सजे चेहरे के इर्द गिर्द खाला बनाए हुए थी। गले में शिफॉन का दुपट्टा इकट्ठा करके पीछे को डाला हुआ था। उसकी ये खूबसूरती आमिर अफरीदी के अंदर मज़ीद गुस्सा भर चुकी थी। कोई और कैसे और क्यों इसकी बीवी के साथ फ्रैंक हो सकता था, इस तरह हंस हंस कर बात कर सकता था? कोई कैसे उसे इस तरह देख सकता था? ये सोच आते ही उसके वजूद नए सिरों से सुलगने लगा था। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन लगता है किसी और का दिमाग दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है। क्लाइमेट डिस्ट्रॉच उतारते उसकी सुलगती नजरें आयला के चेहरे पर जमी थी, जो कि खुद भी उतना ही सुलग रही थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो भी आमिर को तन्हाई से घूर रही थी। अच्छा, वाकई ही कौन था वो, और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? मुझसे दो कदम के पास पर खड़ी आयला के दोनों बाजू से थामे वो अपने बेहद करीब कर चुका था। आयला के तंज को जरा अहमियत नहीं दी गई थी। तुम मेरी इतनी परवाह मत करो और जाकर अपनी उस कज़न को वक्त दो कि डरना तो उसने सीखा ही नहीं था, या फिर शायद आमिर के सामने वो यूं ही शेरनी बन जाती थी। आमिर के सवाल को भी ज़रा अहमियत नहीं दी गई। अब अगर तुम्हारा ये दिखावे की फिक्र ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं जाऊँ यहाँ से? आमिर चुपचाप उसे बोलते सुन रहा था। उसके हिलते लब, उसकी सुलगती सांसों की तपिश कितने ही दिनों के बाद वो यूं महसूस कर रहा था। आई सेड लीव मी आमिर, मुझे। बाकी के अल्फाज आमिर की हरकत पर उसके मुंह में रह गए, बल्कि इसकी सांस तक रुक गई थी। भूरी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो साकत आमिर अफरीदी की सहार में खड़ी थी, जो वो उसके होंठों पर झुका उसके सारे अल्फाज सी गया था। क्या था ये सब? ब्लैंक जहन के होश कुछ संभले तो वो फौरन छटपटाने लगी थी। इस शख्स का लम्स उसने आज हफ्तों बाद महसूस किया था, मगर इन हफ्तों में जो कुछ हो चुका था वो याद आते ही इसका एहतजाज बढ़ गया था। मगर मुकाबले इसके छटपटाते खुद को छुड़वाते वजूद को मजीद सख्त उससे काबू में कर चुका था। वो जितना खुद को छुड़वाने की तगो-दो कर रही थी, मुकाबल उतना ही पागल हुआ जा रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो खुद को इस जिन की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खामोश रूम की फिजा में बोलती खामोशी रक्स कर रही थी। कुछ पल यूं ही मजीद सिरके और फिर आमिर खुद पीछे हटा था। इसका सारा गुस्सा, सारी जलन आयला को उसके लम्स में बखूबी महसूस हुई थी। दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी। गहरे गहरे सांस भरते वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, मगर फिर आयला उसके सीने पर जोर जोर से मुक्के मारते चीखने लगी थी। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। सुर्ख चेहरा लिए वो मुक्के मारती जा रही थी, साथ साथ लान तान भी कर रही थी। तुम मुझसे दूर रहा करो, और ये छिछोरी हरकतें तुम अपने उस कज़न के साथ ही किया करो तो बेहतर होगा। उसके इस बात पर आमिर के संजीदा चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट उभरी थी, मगर वो जब्त कर गया। आई थिंक इतना ट्रेलर काफ़ी है तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तुम किसकी बीवी हो। मुक्के मारते उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत गिरफ्त में लेते वो जताते हुए अंदाज में बोला था, हाँ मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। कौन था वो घटिया शख्स? जलते दिल को जो दो पल का सुकून मिला इस शख्स के ख्याल पर फिर अंगारों पर लूटने लगा था। तुमसे मतलब? और अब की बार उसकी बोलती जुबान तब रुकी थी जब आमिर अफरीदी ने बिना देर की जरा को नीचे झुककर उसे अपनी मजबूत बाजू में उठा लिया था। हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। उसने यूं ही उठाए बेड की जानिब बढ़ता बोला, मगर आयला के जहन में सारे अल्फाज गड़मड़ होने लगे थे। मगर ये याद रखना कि तुम्हारे मुंह से निकलता अगला हर लफ्ज़ कीमत चुकाएगा। सब ज़रा सोच समझ कर बोलना शुरू करो। हामिद अफरीदी बेड पर घुटना मोड़े उसे बेड पर लिटाता ज़रा सीधा हुआ। ब्लैक शर्ट को अनबटन करने लगा। उसके लहजे की सख्ती के बावजूद चेहरे पर कमाल का सुकून रकम था। अंदर की जलन और खोलन को सिर्फ लहजे तक महदूद कर लिया था। दूसरी जानब इसकी हरकतों पर आयला का तो गोया मुंह तक खुल गया था। वो लेटे से उठ बैठी थी। ढीला ढाला जूड़ा खुल चुका था। सिल्की भूरे बाल आगे पीछे बिखरते इसके खूबसूरत वजूद की खूबसूरती को छुपाने से भी कासिर थे।
तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह कौन सी बातें होती हैं? आला को उसके इरादे खासे खतरनाक मालूम हुए थे। यही वजह थी कि वो कदरे संभलती गोया हुई। नहीं, ये मेरी ही छूट का नतीजा है जो तुम्हें दूसरे मर्दों की अटेंशन तलब होने लगी है। अब की बार वो उसके कंधों पर हाथ रखते से बेड पर लटाता खुद भी उस पर झुक आया था। अब की बार वो उसके कंधों पर हाथ रखते से बेड पर लटाता खुद भी उस पर झुक आया था। नजर और हाथों का लम्स बेबाकी से उसके वजूद पर सरायत कर रही था। वो मेरी दोस्त का भाई। वो अब सीधी लाइन पर आ चुकी थी। आमिर इसकी गर्दन के गिर्द लिपटा सुर्ख दुपट्टा खींचते उसे खामोश हो जाने पर मखमूर नजरों से देखने लगा था। बोलो, बोलती रहो। उसकी गर्दन पर झुका वहाँ अपना सुलगता लम्स छोड़ने लगा। आयला ने लबों को आंखों को सख्ती से मीच रखा था। बोलना तो दूर, वो तो अपना सांस तक रोक चुकी थी जब इसके यूं खामोश हो जाने पर आमिर ने सर उसकी गर्दन से निकालते उसे घूरा था। स्पीक अप आयला। कौन था वो? वो शायद आज ये मामला हल किए बिना नहीं टलने वाला था। एक हाथ उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे कर रहा था, दूसरा वो उसके कान की लू को सहला रहा था। मगर मेरी दोस्त की बहन की शादी थी आज, और अब की बार वो ज़रा ऊपर को होता, उसकी सुर्खियाँ छिलकाते रुखसारों पर झुकता वहाँ अपने दांत काट चुका था। बोला कुछ नहीं, इशारा साफ था कि वो सुन रहा है। बोलती जाओ। हाँ मैं प्लीज़। वो उसके हाथों के बेरहम हरकत पर मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। इस तरह तो उसे सांस तक नहीं ली जा रही थी कि जाके लंबी लंबी सफाइयाँ देना। बोलती रहो। अपनी शर्ट उतारते हुए उसकी मिन्नत को रद्द कर चुका था, मगर जवाबन वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही नहीं सकती थी। बस। किसकी इजाज़त से तुम यूं सच धज कर अपनी दोस्त की शादी पर निकल पड़ी थी? आयला जब नहीं बोली तो आमिर अफरीदी इस पर एक बार फिर से झुकता गुर्राहट से इस्तफसार करने लगा था। उसके दोनों बाजुओं तकिए पर पिन कर चुका था। जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। वो अम्मा ने मुझे तुम्हारा शोहर मैं हूँ या अम्मा? वो उसकी बात करता दुरुस्तगी से बोला। अच्छा हो जो तुम शिज़ा। शट अप। ये शिज़ा शिज़ा करके तुम खुद उसे हमारे दरमियान लाती हो, और अब मज़ीद उसका जिक्र करके मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आमिर के तेवर मज़ीद बिगड़े थे। तो वो भी मेरे दोस्त का भाई है, और बिल्कुल वो तुम्हारी दोस्त का भाई है, तुम्हारा नहीं जो तुम यूं मुंह उठाकर उसके साथ दांत निकालती फिरो। पर डोंट वरी। आर्या ने कदरे झंबे से उसकी वार्निंग देती एंडिंग पर उसे देखा था। आमिर अफरीदी की नज़रें तो पहले ही उस पर टिकी थी। मैं हूँ ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि शोहर से इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है। उसके साथ ही वो साइड लैंप पर धड़ा रिमोट उठाते झिलमिलाते फिर उसकी लाइट्स ऑफ कर चुका था, और उसकी जगह लैंप की मध्यम पीली रोशनी हर सू फैली थी। आयला को तब सही मायनों में अपनी होशियारी गले पड़ती महसूस हुई थी। आमिर आमिर अकेले इसकी होंठ पर उंगली रखता उसे खामोश करवा गया। बाकी सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर मगर अब भी कायम हैं। मगर जो तुमने आज हरकत की है उसके नतीजे के लिए तैयार रहो। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम किससे बिलोंग करती हो, डियर वाइफ। उसने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि इन दोनों के दरमियान जो मसाइल थे वो आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। अपनी बात कहते वो आयला और अपने दरमियान मौजूद हर पर्दा हटाने लगा था। रूम में हर सू छाया मिलकर जैसा अंधेरा माहौल को मज़ीद फसूहेज़ बना रहा था, और वो खुद मुकम्मल तौर पर आयला की जानिब मतवज्जो हो चुका था। मुकाबिल तो ना इसके एहतजाज की परवाह थी और ना ही आयला किसी भी गुरेज करने की पोजीशन में थी। और हर गुजरता लम्हा इन दोनों को एक दूसरे के करीब, बेहद करीब कर चुका था। सुरमई भीगी शाम से रात में बदल गई थी, और इस वक्त नेक्सी के डाइनिंग हॉल में छुरियों कांटों के अलावा कोई और आवाज़ शामिल नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त 4 अफराद मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर आमिर अफरीदी चुपचाप से खाना खाने में मसरूफ़ था, जिसकी नज़रें गाहे बगाहे अपनी बाएं जाने बैठी नाराज से मुंह फैलाए बैठी अपनी बीवी का भी बागौर जायज़ा ले रही थी, जो कि धुली धुलाई सी बेहद सुर्ख चेहरा लिए बस प्लेट में मौजूद खाने के साथ मुकम खेल रही थी। ढंग से खाओ। आमिर अफरीदी ने उसके प्लेट में कबाब रखते उसने मसनूई रौब से कहा तो आमिर अफरीदी ने उसकी प्लेट में कबाब रखते उसने मसनूई रौब से कहा तो जवाबन वो आंखें स्कोर कर उसे घूरने लगी। आमिर के दाएं जाने बैठी महीन बेगम को इन दोनों पर ही बेतहाशा प्यार आ रहा था, जहाँ एक को ख्याल रखने के मूड में था और दूसरा उतना ही चीड़ फाड़ने के मूड में। आज काफ़ी दिनों बाद महीन बेगम को वो दोनों नॉर्मल लगे थे, जैसे वो दोनों शादी के बाद हुआ करते थे। और आमिर और आयला का नॉर्मल यही था जो इस वक्त उन्हें अपने सामने नज़र आ रहा था। जबकि महीन बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठी शिजा खूब जल गुड़ रही थी। आयला के हल्के नम बाल, सुख पड़ता चेहरा और आमिर अफरीदी के चेहरे पर छाई सरशारी काफ़ी थी ये बताने के लिए कि इन दोनों के दरमियान क्या हो चुका है।
आयला मेरे लिए चाय लेकर रूम में आओ। सबसे पहले टेबल पर से उठने वाला भी आमिर ही था, जो कि अब जाते जाते भी आयला को छेड़ने से बाज नहीं आया था। जिस पर वो हाथ में थामा कांटा जोर से प्लेट में पटक चुकी थी। ज़्यादा मेरी बहू को तंग मत करो तुम, मैं शबाना के हाथ चाय भिजवाती हूँ। अहीन बेगम ने आयला की साइड लेते आमिर को मसनूई गुस्से से डांटा तो आयला की गर्दन में ज़ेब तन गई थी और चेहरे पर दिल जलाते मुस्कुराहट ने अपनी जगह बनाई थी। क्यों अम्मा, मेरी बीवी शबाना है और तुम चाय। अभी आयला को ये यकगुना सुकून का नसीब भी ना हुआ कि हमें जताते अंदाज में पहले महीन बेगम से गोया हुआ और उसके बाद आयला को चाय पर खासा जोर देता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे आयला का दिल के सामने पड़ा शीशे का गिलास उसके सर पर दे मारे। कुछ देर के बाद अफरीदी विला में रोज़ रात को लगने वाली महफिल लग चुकी थी। ये एक ऐसा वक्त था जब ज़मीना खातून को अपने घर का हर फर्द अपने सामने चाहिए होता था। सब लोग खाने से फ्री हो चुके थे और इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। सब मर्द हजरात के ज़ेर बहस कोई सियासी मौजू था, जबकि सब लड़कियों के लिए के ज़ेर बहस आने वाले के ज़ेर बहस आने वाले सब अल्तमश अफरीदी का ना होने वाला वलीमा था। क्योंकि अलियाना के भाई को भी कनाडा में कुछ वक्त लग जाना था, इसलिए प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया था। और ये वजह थी कि इस वक्त अर्तज़ा अल्तमश अफरीदी को खूब तपे तपे जवाब दे रहा था। या लाला ब्राय मेहरबानी अपनी बीवी को उठाएं और चलते बने यहाँ से। अल्तमश इसके साथ बैठे जावियान ने भी कदरे चौंक कर अपने भाई के इस नरूठे अंदाज को मुलाहजा किया था। क्यों बे, तुम्हें क्या तकलीफ है? अल्तमश अफरीदी के तो गोया सर पर लगी तलवों पर बुझी। अपनी बीवी तो आपको मुंह लगाती नहीं और मेरी वाली को आपकी बीवी अपने परों में छपाए बैठी है। इसके बाद समझ से सबका एक साथ ज़ोरदार कहकहा पड़ा था, क्योंकि ज़ारिया अब अक्सर इनफैक्ट हर दूसरे दिन आलियाना के पास पाई जाती थी, जिससे इर्तिज़ा अच्छा खासा तंग आ चुका था। तुम्हारी अपनी बीवी पर कंट्रोल है भी या नहीं? अल्तमश अफरीदी फ़ौरन से उस पर चढ़ाई करने लगा। लो जी, कह भी कौन रहा है, जिनकी अपनी नैया डूबी हुई है। इर्तिज़ा अफरीदी ने भी जवाबन ताक कर निशाना लगाया तो अल्तमश अफरीदी पहलू बदल कर रह गया। अच्छा, अब ज़्यादा भी दिल मत महसूस कर बैठ जाओ, आज आइलीन रुक जाएगी आलियाना के पास। जावियान ने खुले दिल से कहा तो इर्तिज़ा अफरीदी की बाँछें खिल गई थी। अरे सच में, वाह, आप कितने अच्छे हैं जावियान लाला। इर्तिज़ा तो यूँ खुश हो गया था गोया इसके हाथ दुनिया की कौन सी दौलत लग चुकी है। इतना भी कोई अच्छा नहीं तुम्हारा भाई, 2 घंटे तक इसकी फ़्लाइट है, इसलिए ये इनायत की गई है तुम पर। अल्हान ने तो गोया जावियान का सारा गेम ही उलट दिया था। वो जो मज़े से अपनी तारीफ़ें सुन रहा था, अल्हान को एकदम मौका चढ़ गया। तुमसे मेरी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। बस अपनी बात मुकम्मल करता हुआ उठ खड़ा हुआ और साथ ही अलीन से मुखातिब हुआ, जो ट्रे उठाए किचन से बाहर आती नज़र आई थी और इस दिन के बाद उसकी काबू ही नहीं आ रही थी। अलीन, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे निकलना है कुछ देर में। अपने रूम में जाते उसने हाँक लगाई। ये भी अच्छा बहाना है रूम में बुलाने का। इर्तिज़ा अफरीदी अपने बड़े भाई से खासा इम्प्रेस नज़र आ रहा था। हाँ बेटा जाओ, खुद से ही लड़का कुछ नहीं कर सकता। सलमा बेगम ने भी आइरीन से चाय की ट्रे लेते कहा तो उस बात में सर हिलाते वहाँ से चली गई, जबकि पीछे वो खुद ही सब कुछ चाय सर्व करने लगी थी।